बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, एस सी वर्मा चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव 2। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स s1 एंड s2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें पार्टिकल के मोशन की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं हुआ है कि पार्टिकल एक्सेलरेटेड है या रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। ठीक है, बस ये बोला है कि उस पार्टिकल को S1 से या फिर S2 फ्रेम से देखने पे जो उसका एक्सेलरेशन आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पर मस्ट बी की बात की हुई है, तो या तो ये स्टेटमेंट सही है या तो फिर गलत है। ठीक है, अब अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे दूँ जहाँ पर ये स्टेटमेंट होल्ड ना करे, पर जो ऊपर कंडीशन दी हुई है वो होल्ड करे। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक सिंपल सा एग्जांपल आ रहा है। यार देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऑप्शंस को गलत प्रूफ करना हो तो हमेशा एग्जांपल सोचने की कोशिश करो। ठीक है, जहाँ पर वो इस ऑप्शन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो पर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो मेरे दिमाग में एक ऑप्शन आया है, बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट पे है और एक फ्रेम है, ठीक है, S1, और दूसरी फ्रेम है S2। मान लेते हैं कि ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट जा रहा है और ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ़्ट जा रहा है। यार मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, याद रखना मेरे वीडियोज़ में हमेशा जब भी मैं किसी चीज़ को गोले के अंदर डालूँ तो मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से मैं एक्सेलरेशन को जब भी लिखता हूँ गोले के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना नियम है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये 4 से जा रहा है, ये भी 4 से जा रहा है। ठीक है, अब सोचो अगर मैं S1 के रेस्पेक्ट में देखता हूँ, मान लो मैं S1 के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल को देखता हूँ, तो मेरे को पता है रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग S1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो क्या करेंगे, S1 के एक्सेलरेशन को उल्टा करके इस पार्टिकल को दे देंगे। तो क्या किया मैं, दे दिया। ठीक है, तो क्या दिखाई दिया अपने को ये दिखाई दिया कि S1 के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं S2 के रेस्पेक्ट में देखूं, ये रहा अपना S2 के रेस्पेक्ट में अगर इस पार्टिकल को मैं देखूंगा तो फिर से मैं क्या करूंगा, चूंकि मैं S2 के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो मैं S2 के एक्सेलरेशन को उल्टा करके पार्टिकल को दे दूंगा। तो फिर से क्या किया, S2 का एक्सेलरेशन राइट है तो लेफ़्ट करके मैं इस पार्टिकल को दे दिया। तो देखो यार, साफ साफ दिख रहा है कि S1 के रेस्पेक्ट में ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, S2 के रेस्पेक्ट में भी ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। अच्छा, डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी डायरेक्शन की बात नहीं किया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया है। ठीक है, तो इस केस में, इस पूरे एग्जाम्पल में ये बात तो ट्रू हो गई जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई है, पर क्या ये ए ऑप्शन में जो बात लिखी हुई है ये ट्रू हुई, दैट द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखेंगे अपन S1 और S2 की रिलेटिव एक्सेलरेशन साफ साफ दिख रहा है, 4 + 4 = 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, न ही इन दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक है, तो लिखा क्या हुआ है, द फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो नहीं, ये ऑप्शन ए तो क्या हो गया, साफ साफ गलत हो गया। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है द फ्रेम्स मे बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नीदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर। तो मैं बात सिर्फ इतने पार्ट की करता हूँ, नीदर से लेकर अदर तक। नीदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर। यार इसी केस को वापस से देख लूँ, यहाँ पर क्या ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड नहीं है? S1 और S2 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड हैं, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये कंडीशन भी गलत हो गई। ठीक है, और आगे देखते हैं।
सी की बात करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 में ईदर बी 0 और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा सोचेंगे। अब ये ऑप्शन ना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि किसी भी बंदे के दिमाग में सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ए और बी केस के लिए यही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। पर अगर हम इसी एग्जांपल से सी को तौलने की कोशिश करेंगे तो हम मार खा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि S1 और S2 का एक्सेलरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 8 है, ठीक है, और क्या बोला है, या तो एक्सेलरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 8 हो या तो 0 हो, ठीक है। अब देखना, मैं कंफ्यूज करता हूँ आपको, अगले पे आते हैं। जैसे मान लो फिर से ये पार्टिकल है P और ये दोनों फ्रेम है S1 और S2, ठीक है, और इस बार मैं क्या किया, इस बंदे को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला दिया और S1 और S2 को रेस्ट पे रख दिया, ठीक है। तो फिर से देखो यार, S1 के रेस्पेक्ट पे P का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, S2 के रेस्पेक्ट में भी P का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि जो पहली क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है वो ट्रू हो गई, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 यहाँ पर देखते हैं। अब ये दोनों तो रेस्ट पे है ना, ठीक है, तो इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, इस केस में अपने को क्या मिला कि इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आया था, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि मैं बताया था कि जो बंदा इस टाइप के एग्जाम्पल से, ये पहले और दूसरे एग्जाम्पल से क्वेश्चन ऑप्शन सी को तौलने की कोशिश करेगा, उसका आंसर गलत आएगा। सी को नेगेट करने के लिए, सी ऑप्शन को गलत प्रूफ करने के लिए मेरे को एक और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूँ, ये एक S1 फ्रेम ऐसा है, ये पार्टिकल P है और यहाँ पर फ्रेम S2 ऐसी है। अब सोचो ये 4 से ऐसे जा रहा है राइट साइड और ये 4 से ऐसे जा रहा है राइट साइड। अब सोचो, फिर से वही बात है, S1 के रिस्पेक्ट में P का एक्सेलरेशन कितना आएगा, 4 आएगा। फिर से वही काम करेंगे, उल्टा करके जोड़ देंगे, ठीक है, इस 4 को उल्टा करके जोड़ देंगे। अगर अपन S1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो S1 के रिस्पेक्ट में 4 आ गया, S2 के रिस्पेक्ट में भी 4 आ जाएगा सिमिलर लॉजिक से। लेकिन अब S1 और S2 का रिलेटिव एक्सेलरेशन देखो। S1 का एक्सेलरेशन क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर A1, एक्सेलरेशन ऑफ S1 को मैं बोल लेता हूँ A1, कितना है 4 i कैप, यूनिट्स को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ A2 यानी कि S2 फ्रेम A2 कितना है 4 j कैप। अब इन लोग का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, A12, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2 कितना होता है हमें पता है, A1 माइनस A2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यार, 4 i कैप माइनस 4 j कैप। तो ये कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ A12, तो ये कितना आएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ये 0 है, नहीं। तो क्या ये 8 है, नहीं। तो कैसे फिर ऑप्शन सी सही हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला या तो 0 हो या तो 8 हो, पर हम तो निकाल लिए ना, कितना आया 4√2 आया। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है। तो अब यार वैसे तो कोई ना कोई ऑप्शन सही होना ही है, ए बी सी को अपन ऑलरेडी नेगेट कर चुके हैं, तो डी इज़ आवर राइट आंसर। एग्ज़ाम में पूछा है तो सीधा डी को टिक कर देना, ठीक है। पर हम अभी एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, अपन एनालाइज करेंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है, अपन हड़बड़ी में कुछ गलत कर दिए और हो सकता था कि ए ऑप्शन सही था और गलती से हम ए बी सी को नेगेट कर दी और एग्ज़ाम में डी को टिक मार के आ गए, तो भी गलती हो सकती है भैया, ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ पर सॉल्व करने जाऊँ और डी भी गलत निकल जाए तो क्या होएगा, मैं फिर से सोचूंगा, पूरे सवाल को फिर से देखूंगा और हो सकता है मैं ऊपर कुछ गलती किया हूँ, ठीक है। तो इतना हड़बड़ा के डी को राइट मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर डी है क्योंकि अपने को पता है, अपन देख चुके हैं एससी वर्मा में, ठीक है। पर जो भी है अपन डी ऑप्शन को अब आराम से देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं डिटेल में डी ऑप्शन की, ठीक है। डी ऑप्शन बहुत ही टफ है इनफैक्ट, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना
फ्रेश पेज पे आते हैं। ये मान लो ये पार्टिकल P है, कोई भी बीचों बीच बना लिया मैं, ठीक है। ये P पार्टिकल। अब इतनी सारी डिस्कशन के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि P के रेस्पेक्ट में अगर उन दोनों को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना है तो जिस भी डायरेक्शन में चलें, पर दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मान लेते हैं ये S1 फ्रेम है और ये S2 फ्रेम है, दो रैंडम डायरेक्शन में बना दिया मैं, ठीक है। ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये शुरू में मैं सिंपल एग्जांपल लिया, दोनों लीनियर जा रहे थे और फिर मैं क्या किया कि इस C केस में मैं 90 डिग्री में बनाया, एक को मैं राइट ले गया और दूसरे को मैं अप ले गया, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ताकि अपन थोड़ी सी आसान चीज़ें पहले पढ़ें और टफ़ चीज़ें बाद में पढ़ें। अब मैं बिल्कुल रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं पता S1 और S2 के बीच में एंगल क्या है, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना ज़रूर पता है कि ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि P को मैंने रेस्ट पे माना है, ठीक है, और S1 और S2 दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन की कंडीशन थी कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो कंडीशन है वो पूरी हो गई, ठीक है। अब सोचो यार, डी में क्या लिखा हुआ है कि S1 और S2 का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 से लेकर 8 के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो सोचना, मैं पहला केस लिया कि ये पार्टिकल P है, इसको तो अलग करो, ठीक है। मैं पहला केस लिया कि P जो है अपना यहाँ पर रखा हुआ है और S1 भी ऐसे जा रहा है, S2 भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना S1 हो गया, ठीक है, जिसको मैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ले गया और मैं इसको S2 को 4 से ले गया, ठीक है। ये हो गया S1, ये S2। सोचो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हुआ, A ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा केस मैं लेता हूँ, ये अपना P पार्टिकल, इसको रहने दो चुपचाप। S1 को मैं ऐसे ले गया, ठीक है, 4 से, और S2 को मैं ऐसे ले गया, ठीक है, 4 से। अब सोचो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हुआ, 8 हुआ, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा केस। अब सोच के देखो यार, जब S1 और S2 का एंगल 0 डिग्री था, ये दोनों क्या है, 0 डिग्री के एंगल पे है, तब जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कितना आया, 0। और जब इन दोनों के बीच का एंगल मैंने 180 डिग्री लिया अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री, तब एक्सेलरेशन कितना आया, 8 आया। अब सोचो अगर मैं बीच का कोई भी एंगल लेता हूँ तो 0 से 8 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। कैसे, कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर A और B जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 है दोनों का, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इनका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट इट लाइज बिटवीन 0 to 2 इंटू किसी एक का रिजल्टेंट यानी कि 4। इनका रिजल्टेंट 0 से 8 के बीच में लाई करेगा। इसके बारे में अपन और अच्छे से वेक्टर्स में पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वेक्टर्स चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑप्शन डी के बारे में बात। तो ऑप्शन डी मेरे को बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गई बात।